नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सीटीवी हलचल और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त और आपका होस्ट अभिषेक शर्मा। सीटीवी हलचल के खास प्रोग्राम जनता की चौपाल नेताजी से सीधे सवाल खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और इसी कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राकेश जैन, जिन्हें प्यार से लोग पप्पू भैया भी कहते हैं। राकेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। राकेश जी, शुरुआत करेंगे आपके राजनीतिक सफर और पहचान से कि पार्षद से लेकर नेता प्रतिपक्ष तक और फिर उसके बाद में नगर पालिका अध्यक्ष तक का सफर कैसा रहा आपका? देखिए, मेरा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रही है। और मैं जब गांव से नीमच आया तो मेरे घर के सामने शिवाजी शाखा लगती थी, तो मैं उसमें बाल स्वयंसेवक के रूप में जाता रहा। फिर कॉलेज में मैं विद्यार्थी परिषद में काम किया और जब 2004 के अंदर नगर पालिका के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पार्षद का चुनाव लड़ाया। सर्वाधिक मतों से विजयश्री प्राप्त हुई और संगठन ने मुझे नेता प्रतिपक्ष की जवाबदारी दी। और उन 5 सालों में जो मेरा पार्षदी कार्यकाल रहा, सभी पार्षदों को साथ लेकर जन समस्याओं का आंदोलन किया और जो भ्रष्टाचार नगर पालिका में होता था उसको उठाने का काम किया, उसको जनता के बीच लाने का काम किया। और ऐसे कई उस दौरान काम किए, जिसमें से एक प्रमुख काम यह था कि नीमच के अंदर जो टीआईटी की योजनाएं थी, जिनमें खाली भूखंडों पर नामांतरण 20% लगता था और बने हुए मकान पर नामांतरण शुल्क 10% लगता था, तो मैंने इस नियम को कि ये जो शुल्क है बहुत ज़्यादा है, पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी नगर पालिका में नामांतरण का शुल्क इतना नहीं होता था, उसको मैंने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करी और माननीय हाई कोर्ट ने मेरे पक्ष में फैसला दिया। और जो मेरी मांग थी कि ये 10 और 20% नामांतरण शुल्क है, इसको 2% किया जाए, तो माननीय हाईकोर्ट ने उसको 2% किया। यह मेरे जीवन की और जनहित की सबसे बड़ी जीत थी। वैसे आप जब नगर पालिका अध्यक्ष थे तो एक बुलवंड की आवाज और स्कीम नंबर 34 के मुद्दे को उठाने की जो है छवि उस समय आपकी, जब आप नगर पालिका अध्यक्ष थे, बहुत मजबूत हो गई थी। तो उस दौर का आप किस तरीके से याद करते हैं? देखिए, 2006 की बात है ये, जब मुझे जानकारी में आया कि नगर पालिकाएँ बिना किसी प्रस्ताव के और बिना राज्य सरकार की मंजूरी के योजना क्रमांक 34 के अंदर जो गृह निर्माण समिति और केंद्रीय गृह निर्माण समिति थी, उनको 250 भूखंड आवंटन हुए थे। लेकिन जानकारी में आया कि 250 के अतिरिक्त लगभग 150 भूखंड ऐसे हैं जो बिना नगर पालिका, बिना राज्य सरकार की अनुमति के रजिस्ट्री मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने करा दी। तो मैंने तत्कालीन समय में सूचना के अधिकार में ये सारी जानकारी ली और मैंने इसका शिकायत भोपाल नगरीय प्रशासन विभाग में करी। और उस समय का तत्कालीन समय में जो इंडिया टुडे का बहुत चलन था और लोग पढ़ते थे, उस इंडिया टुडे ने 2 पेज की स्टोरी उस समय इस घोटाले को लेकर लगाई थी। हिंदुस्तान टाइम्स में फ्रंट पेज इस घोटाले को लगा और शासन ने जांच कराई और जांच में उन 150 भूखंडों को अवैध पाया गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो थे, उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन अंतोगत्वा वो रिटायर्ड हो गए और शायद मुझे पता नहीं वो इस दुनिया में है या नहीं है। और कुछ और जो लिपिक इसमें षड्यंत्र में शामिल थे वो भी निलंबित हुए और नगर पालिका ने उन भूखंडों पर अपना बोर्ड लगाया कि नगर पालिका के स्वामित्व का है। इस तरह से ये बहुत बड़ा भूमि घोटाला मेरे द्वारा उठाया गया था तत्कालीन समय में। और जब मैं अध्यक्ष रहा 5 साल, तब भी मैंने इस संबंध में कार्रवाई करी। हाई कोर्ट में हम केस लड़े और 5 मुकदमे जो योजना क्रमांक 34 के 5-5 हज़ार फीट के जो प्लॉट थे जिनको अवैध आवंटन किया था वो हम जीते
उनके ऊपर हमने बोर्ड लगाने का काम किया, उनको सुरक्षित रखने का काम किया। ये सब जनता का विश्वास और भरोसा था, मैं करता रहा। बस अब एक सवाल मेरा रहेगा, क्या आपको लगता है कि जब आप विपक्ष में थे उस समय जो आपकी भूमिका वो आक्रामक थी, या फिर अध्यक्ष बनने के बाद जो आपने बेहतर तौर पर जिम्मेदारी संभाली? देखो, मेरी भूमिका दोनों बार अलग अलग रही। उस समय कांग्रेस के नगरपालिका अध्यक्ष थे, हम विपक्ष में थे, और हमारे सामने ये चुनौती थी कि विपक्ष में ईमानदारी से विपक्ष की भूमिका निभाना। नगरपालिका में अगर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर जनता की मांग पर विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं तो उन्हें करवाना, ये सब जवाबदारी के साथ उस समय जो नीतियां नगरपालिका ने अपनाई थी उनका विरोध करना, ये सब काम किए। और दूसरी पहलू, जब नगरपालिका अध्यक्ष का मुझे दायित्व मिला उस समय मेरे ऊपर ज़्यादा जवाबदारी आ गई थी कि नीमच नगरपालिका को भारत सरकार ने अमृत सिटी बनाया। अमृत सिटी बनाने के साथ साथ यहाँ पर पेयजल के लिए पैसा आया, सीवर लाइन के लिए पैसा आया, और सब दोनों प्रोजेक्ट राज्य सरकार ने बनाकर नगरपालिका को दिए। तो उन दोनों योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना, सीसी बनाना, डामर बनाना, सीवर लाइन डालना, पानी की लाइन डालना, टंकियाँ बनाना, अर्क्या खाल से नीमच पानी लाना, शिवाजी सागर से नीमच पानी लाना, इतना सब काम करते हुए फिर सड़कें बनाना एक चुनौती थी मेरे सामने। कम समय था, लेकिन मेहनत और सभी पार्षदों का सहयोग, विधायक जी का सहयोग, सांसद जी का सहयोग, और हम सफल हुए कि हमने सीवर लाइन भी डाली, पानी की 150 किलोमीटर लाइनें भी डाली, घर घर पानी पहुंचाने का काम किया, और उसके बाद सड़कें बनाने का काम भी हमने किया। तो ऐसे शहर में जो विरासत में मुझे नीमच मिला था उसको बदलने का काम किया। वैसे नगर पालिका और विकास से जुड़ी बात है, ये तो सवाल भी हम उससे जुड़े ही करते हैं। नगर पालिका का कार्यकाल और विकास की हम बात करेंगे। आपके कार्यकाल में जो प्रमुख विकास हुए थे उन पर एक नज़र डालेंगे, और दूसरा जो है जिन्हें आप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं, इस थोड़ा सा इसमें। मैं समझता हूँ कि अपना आपको भाग्यशाली भी मानता हूँ कि जब मैं पार्षद था और जब भी मेरे मन में यह आवाज़ आती थी कि ऐसे लोग जिनके घर की मकान नहीं है, जिनके अपनी घर की छत नहीं है, ऐसे माता बहनों को आवास मिलना चाहिए। और शायद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सुना और उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई। तो हमने नीमच के अंदर लगभग 900 मकानों का प्रोजेक्ट बनाया, 80 करोड़ रुपए का। और जो हमारा कलेक्टर कार्यालय है उसी लाइन में हमने इस प्रकल्प को चालू किया, और 300 फीट के लगभग 500 मकान थे, 600 फीट वाले 145 थे, 900 फीट वाले 145 थे। और हमने ये तय किया था कि ये जो बनाएंगे मल्टी स्टोरी मकान, उसमें ज़मीन की कीमत जो होगी वो किसी से भी नहीं लेंगे। जो निर्माण कार्य में खर्च आएगा वही पैसा हितग्राही से हम जमा कराएंगे। तो मात्र 2,75,000 या 3 लाख रुपए में हमने 300 फीट का मकान देने का काम किया। 600 फीट का मकान 14 लाख रुपए का था, और 900 फीट वाला जो मकान था वो बड़ा मकान होने की वजह से उसको हमने व्यवसायिक मानकर उसकी नीलामी लगाई। तो इस तरह से 50 भूखंड आगे के बनाए, ताकि उनसे जो पैसा प्राप्त होगा, जो कम पैसे में कम दाम में हम जो 300 फीट वालों को मकान देने थे 500, उनका घाटा इसमें भर सकें। ऐसी फुल प्रूफ योजना थी। और 1200 लोगों को जिनके मकान कच्चे थे उनको पट्टे देने का काम किया, उनको 2.5 लाख रुपए देकर उनके पक्के मकान बनाने का काम किया। ये मैं सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति का जिसका अपना घर नहीं होता है, जिसका घर कच्चा होता है, उसको पक्का मकान मिल जाए तो उसमें संतुष्टि के भाव आते हैं। बाकी वैसे तो इतने विकास हुए हैं कि अगर मैं गिनाने बैठूंगा तो लंबी बात होगी। वैसे ड्रीम की आपने बात की, एक सपना जो है साकार होता हुआ नजर आया कि गरीबों को उनका आवास मिले। क्या कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट आपका था उस समय पे जो शायद अधूरा रह गया? हाँ, ये जो 900 लोगों को मकान जो मिलने वाला था, लेकिन मेरे कार्यकाल समाप्ति के बाद सिर्फ 150 लोगों को 300 फीट वाला मकान आवंटन हुआ। जो 350 लोग थे जिन्होंने पैसा नगर पालिका में जमा कराया था,
उनको नगर पालिका ने पैसा लौटा दिया और योजना बंद कर दी। वो जो दृश्य था, जो 300 लोगों को पैसा लौटाया, वो मुझे मन को बहुत चुभा कि जिन लोगों से हमने पैसा लिया कि आपको मकान बना के देंगे, उनको मकान मिलना था। दूसरा, जो अपना नाला बहता है, जो शहर का पूरा गंदा पानी जिसमें बहता है, उस पूरे नाले को सौंदर्यीकरण करने का जो ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा था, उसमें पैसा भी बहुत लगने वाला था, समय का भी अभाव था, क्योंकि वो जो गंदा नाला बहता है, उस गंदे नाले को सीवर लाइन में कन्वर्ट करके और हमारा जो एसटीपी प्लांट है वहाँ, ताकि बरसात का पानी जब भी आए तो उस नाले में बरसात का पानी ही रहे, गंदा पानी, गंदी नालियाँ उसमें सम्मिलित न हो। ऐसा पूरा एक प्रोजेक्ट था, उसको मैं कर नहीं पाया, लेकिन खुशी की बात है कि विधायक जी ने नीमच सिटी के अंदर ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। साहब, आपके कार्यकाल की ही बात करेंगे, जब आप नगर पालिका अध्यक्ष रहे थे, उस समय ऐसा कौन सा कार्य था, ये ऐसी कौन सी योजना थी जो या काम कह लें कि जो सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने थी? सबसे बड़ी चुनौती जब मेरे सामने आई कि जादू सागर बांध से जो नीमच पाइपलाइन डालनी थी, शिवाजी सागर से जो हमारा फिल्टर प्लांट तक पानी आना था, उन दोनों पाइपलाइनों को रेलवे की पटरी क्रॉस करना थी, तब वो पाइपलाइन हमारे हिंगोरिया फिल्टर प्लांट पे पहुंचती। और जब हमने उसकी अनुमति लेना चाहिए, और उस दौरान क्या हुआ कि जो टेंडर हुए थे, उस टेंडर में रेलवे की पटरी क्रॉसिंग करने का प्रावधान नहीं किया, तो ये बड़ी मुश्किल थी कि पानी की लाइनें दोनों पटरी तक आ गई और फिल्टर प्लांट तक नहीं गई, तो बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा था कि किस तरह से नीमच की जनता को पानी पिलाएंगे। और जब हमने बम्बई रेलवे सेंट्रल से हमारे सांसद जी की मदद से वहाँ से हमने अनुमति ली, तो उन्होंने कुछ अनुमति में कुछ प्रोविज़न किए कि एक मशीन आती है जो होल करती नीचे से, उसमें से पाइपलाइन निकले, वो मशीन माइक्रो टर्मिनल मशीन बोलते हैं उसको, तो वो मशीन के माध्यम से रेलवे पटरी क्रॉसिंग का हमको वर्क ऑर्डर मिला। लेकिन उस मशीन को आने में हमने जब जांच पड़ताल करी तो बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा था और वक्त भी बहुत लग रहा था कि वो साल भर में फ्री होगी तो आएगी, क्योंकि भारत में गिनती की मशीनें थी इस समय। तो हमने मैनुअल तरीके से पटरी को पाइपलाइन क्रॉस करके पाइपलाइन डाली, वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उस चुनौती में मैं आपको कहता हूँ कि मैं स्वयं वहाँ पर खड़ा रहता था जब ये ड्रिलिंग होती थी और पाइपलाइन डलता था। और जब हम अगर कोई संकल्प लेते हैं कि मुझे तो नीमच की जनता को रोज़ पानी पिलाना है, तो ईश्वर सुनता है, संकल्प पूरे करता है। और अंतोगत्वा जीत हुई, दोनों पाइपलाइनें रेलवे पटरी क्रॉस करके फिल्टर प्लांट पहुंची और नीमच में पानी आया। वैसे वर्तमान में जो नगर पालिका है, क्या आपकी समय की योजनाएं जो वो उनको पूरा कर रही है, उन्हें आगे बढ़ा रही है? देखिए, विकास की जो गति है वो निरंतर चलने वाली है, सतत चलने वाली है। मेरा कार्यकाल 7 जनवरी 2020 को समाप्त हुआ और आज लगभग 6 साल हो गए हैं मुझे निवृत्तमान हुए। तो जिन सड़कों को मैंने 2017, 16, 17, 18 में बनाया, तो उन सड़कों को पुनः बनाने के लिए वो जो गारंटी पीरियड था वो समाप्त हो गया। तो ये विकास की प्रक्रिया है। और प्रधानमंत्री आवास जो लगभग मेरे रहते हुए में 90% पूरा हो चुका था प्रक्रिया, उसको पूरा किया है नगर पालिका ने। और अभी जो हमारा नाला है, अगर मैं आपके माध्यम से मेरी आवाज़ को नगर पालिका के अध्यक्ष जी और वहाँ के पार्षदों तक पहुँचाऊँ, तो नीमच शहर के लिए, नीमच शहर को खूबसूरत बनाने के लिए उस नाले का गहरीकरण होना और नाले को जो गंदा पानी है वो सेपरेट अब जा सकता है, तो सौंदर्यीकरण नीमच के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, नीमच के लिए बहुत बड़ा काम होगा। और इस तरह से हमने एक ग्वालटोली के अंदर तालाब बनाया, वो भी बहुत खूबसूरत तालाब बनाया। तो ऐसे कई काम नगर पालिका के माध्यम से हमने शहर के लिए किए हैं। वैसे संबंधों की ओर अपन थोड़ा सा रुख करेंगे। विधायक दिलीप सिंह परिहार और आपके संबंधों को लेकर भी कुछ चर्चाएं होती रहती है। क्या कहा जाता है कि जो है अक्सर जो ये चर्चाएं चलती है उसमें बताते हैं कि वास्तव में मतभेद है या कुछ राजनीतिक अटकलें हैं?
आपको सच्चाई बताऊं मैं, हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है, न कोई मनभेद है। वो मेरे बड़े भाई के समान है और हमेशा उनका स्नेह आशीर्वाद मिलता है। लेकिन हम परिवार के अगर 5 लोग भी होते हैं तो कोई बात को लेके, कोई विषय को लेके मतांतर हो सकता है, लेकिन जो स्नेह और जो सहयोग उनका रहता है वो हमेशा बना रहता है। और ये राजनीति में काम करते हैं तो जनचर्चा में बहुत सारी बातें आती है, लेकिन उनकी सच्चाई कुछ और होती है। वैसे विधानसभा टिकट की बात करेंगे, सवाल मेरा इस पर रहेगा। विधानसभा टिकट को लेकर भी जो है आपके दावेदारी की चर्चा थी कि जो है टिकट आपको मिल सकता है इस तरीके से, तो क्या आपको लगता है कि पार्टी ने आपके साथ न्याय किया उस समय? देखिए, मैं जब 2004 की बात करूं तो मैंने कोई पार्षद का टिकट भारतीय जनता पार्टी से नहीं मांगा, लेकिन पार्टी संगठन सब देखती है कि किस कार्यकर्ता का उपयोग कहां पर करना, किस कार्यकर्ता को कब मौका देना, कब अवसर देना। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जो पार्षद बनाया, जो नगरपालिका का अध्यक्ष बनाया, जिला का उपाध्यक्ष बनाया, जिला कोषाध्यक्ष बनाया, जो जो मुझे जवाबदारी दी है, मैं मानता हूं कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और इस संगठन का मेरे ऊपर जो उपकार है वो बहुत बड़ा उपकार है। और भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है कि राष्ट्रीय विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना, वो पहुंचाने के लिए मैं सतत तैयार रहता हूँ। तो क्या वैसे माना जा सकता है कि भविष्य में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी आपकी हो सकती है? देखो, मैंने आपको कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कब किसको कहाँ पर बिठाए, कब किसको कौन सा मौका दे, ये कोई नहीं कह सकता। कोई ये कह सकता था कि भजनलाल जी शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे, श्री मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, या और भी ऐसे नाम हैं जो मैं गिना सकता हूँ। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो बिहार सरकार में मंत्री थे, नितिन नवीन जी, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। तो ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत व्यापक है, दूरदृष्टि उनके पास है, तो जैसा भी वो निर्णय लेंगे वो सब कार्यकर्ता को स्वीकार। वैसे पार्टी हाईकमांड से जुड़ा एक मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि हाल ही में जो जिला अध्यक्ष की घोषणा हुई थी, जिला अध्यक्ष की दौड़ हुई थी, उसमें जो है कहीं ना कहीं आपका नाम भी सामने आ रहा था, लेकिन बाद में जो सूची जारी हुई उसमें जो है आपको जिला अध्यक्ष का पद मिला, तो इससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, ये बात सही है कि मेरी बहुत इच्छा थी और संगठन में जो नीमच से पैनल बन के गई थी उसमें मेरा नाम भी था और काम करने का भाव भी था कि संगठन जवाबदारी देगा तो काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस कार्यकर्ता को जिस भूमिका में जो दायित्व मिलता है उस भूमिका में वो काम करता है। मुझे पार्टी ने उपाध्यक्ष बनाया तो मैं प्रसन्नता के साथ काम कर रहा हूँ। अगर पार्टी मुझे उपाध्यक्ष भी नहीं बनाती और कहती कि आप सामान्य सदस्य के रूप में पार्टी का ये काम करना, तो वो काम करता। जो संगठन जवाबदारी देगा उसको ईमानदारी से पूरा करेंगे। वैसे कई बार देखने में आ जाता है कि या सुनने में भी आया है कि पटवा ग्रुप से भी आपका नाम जोड़ा गया है, तो क्या जिले में जो है संगठन में ये जो गुटबाजी है, या कहा जा सकता है गुटबाजी है या नहीं, क्या ये संगठन को नुकसान पहुंचा रही है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई वर्तमान समय में इस तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। और जो संगठन का जो स्वरूप है बहुत व्यापक है। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हेमंत खंडेलवाल जी हैं और उनके नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं। और जब राजनीति में काम करते हैं और जो हमारे वरिष्ठ लोग होते हैं तो उनसे स्नेह का भाव तो होता ही है। हो सकता है पटवा जी का मुझे ऊपर आशीर्वाद था, स्नेह था उनका मुझसे, मैं जो काम करता था उनको अच्छा लगता था। तो ये सब चीज़ें राजनीतिक क्षेत्र में रहती है और ये सामान्य प्रक्रिया है। वैसे आप वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष पद पर है भाजपा में। जिले में 3 विधायक हैं और माना जाता है कि तीनों अलग अलग खेमे से आते हैं, और जो है तो क्या संगठन में जो है सामंजस्य कैसे बनेगा, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई खेमेबाजी नहीं है। सबको जब अवसर मिलता है तो काम करता है और जनप्रतिनिधि बनने के बाद वो जनता का प्रतिनिधि हो जाता है। और मैं लगभग लंबे समय से देखता हूँ पार्टी जिस विधायक को जो जवाबदारी देती है वो काम करता है।
हमारे कई लोग संगठन के, महेंद्र भटनागर जी हुए, अन्य अन्य लोग जिनको अन्य प्रांतों में भेजा गया वो वहाँ पर भी गए, लेकिन बिना अपेक्षा के गए। अपेक्षा कुछ भी नहीं रखी। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि बिना अपेक्षा के संगठन में काम करता है। बस अब ये राजनीतिक सफर की बात थी, आपने शुरुआत से जो बताया सब चीज़ सामने आई। वर्तमान में देखा जा रहा है कि आप सामाजिक कार्य से भी जुड़े हैं। लगातार जो है समाज सेवा में आप जगह जगह दिखाई भी देते हैं, लोगों से आपका जुड़ाव भी और गहरा हुआ है। तो अन्नपूर्णा सेवा संस्थान जो है आपने शुरुआत करी थी, ये किस तरीके की प्रेरणा थी, आपने किस तरीके की शुरुआत करी? देखिए, मैं जब नगर पालिका अध्यक्ष था तब भी मेरे मन में थे कि हमको जन कल्याण की योजनाएं बनानी है, और मेरे मन के भावों को हमारे मुख्यमंत्री उस समय के शिवराज सिंह चौहान साहब ने समझा, और पूरे प्रदेश में दीनदयाल योजना के नाम से एक भोजनशाला प्रारंभ हुई। तो हमने नीमच में प्राइवेट बस स्टैंड के अंदर उस भोजनशाला को प्रारंभ किया। 5 रुपये में हम भोजन कराते थे, और उसके बाद फिर नगर पालिका के माध्यम से हमने एक चलित चिकित्सालय प्रारंभ किया, जिसमें अभी नीमच में डॉक्टर पाटीदार हैं नीलेश जी, विनायक नाम से उनका हॉस्पिटल है। वो मंदसौर में कार्यरत थे, उनको मैं ही नीमच में लेके आया, और नगर पालिका में वे प्रतिदिन एक वार्ड में, उस वार्ड में 5-5 वार्ड का एक कैंप लगता था। वो 7 दिन हम नीमच की जनता तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाते थे। एम्बुलेंस नगर पालिका की खरीदी, उनको निःशुल्क दवाई देने का काम करते थे। ऐसे हजारों लोगों को चिकित्सा सहायता नगर पालिका के माध्यम से पहली बार उपलब्ध कराने का काम उस परिषद में हुआ है। तो मेरे मन में सेवा के भाव कोई एक दिन में पैदा नहीं हुए, ये माता पिता के गुण से आते हैं, उनके आशीर्वाद से आते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जब मैं स्वयंसेवक के रूप में शाखा में जाता रहा तो वहाँ हमको यही सिखाया जाता है। तो ये सब चीज़ें प्रेरणा ले लेकर सेवा के कार्य प्रारंभ हुए। नगर पालिका में जब मैं था तब आखिरी समय 1.5 साल कांग्रेस सरकार रही कमलनाथ जी की, और शिवराज जी की जब सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब अगर किसी गरीब के घर में मृत्यु हो जाती तो 5,000 रुपये नगर पालिका के माध्यम से आर्थिक सहायता देते ताकि वे उसका प्रारंभिक कार्यक्रम कर सके। लेकिन कमलनाथ जी की सरकार ने उसको बंद किया। तो फिर हमने एक नगर पालिका के माध्यम से नीमच के जो शमशान है उसमें हमने एक वो बनाया, गोडाउन बनाया, और उसमें निःशुल्क लकड़ी देने का काम किया। जब कोरोना काल आया तो आप यकीन मानिए कि उसी गोडाउन से करोड़पति का अंतिम संस्कार भी हुआ और गरीब का अंतिम संस्कार भी हुआ। तो वो लकड़ी का जो गोडाउन जिस कल्पना से बनाया था वो मुझे पता नहीं थी, लेकिन ईश्वर को पता था कि ये किस काम में आने वाला है। वो माध्यम मुझे बनाया और वो कार्य संपन्न कराया। जो एम्बुलेंस हमने चलित चिकित्सालय के लिए खरीदी थी, वो सी एम्बुलेंस पूरे कोरोना काल में काम आई, और दिल्ली से सामान लाना, भोपाल से सामान लाना, वही एम्बुलेंस चलती रही। तीसरा, उस समय जब मैं अध्यक्ष था तो चमड़े के भाव कम होने की वजह से जो पशुओं को उठाने का, मृत पशुओं को उठाने का जो ठेका होता था वो कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। तो हमने नगर पालिका में 6 कर्मचारियों की भर्ती करी, पुरानी जीप को ठीक कराया, और हमने उन मृत पशुओं को उठाकर ले जाने का काम किया। वो जो 6 लोग मैंने रखे थे मृत पशु उठाने के लिए, उन 6 लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ आज कि कोरोना काल में जितनी अंतिम संस्कार, जितने बंधुओं की मृत्यु हुई, उनको जिला चिकित्सालय से, अन्य चिकित्सालयों से शमशान तक ले जाना, उनका अंतिम संस्कार करना उन 6 व्यक्तियों ने ही किया। और उनको मैंने एक बार कलेक्टर साहब से भी बात करी थी कि इन लोगों को पुरस्कार देना चाहिए, जिनने जान जोखिम में डाली और वो काम किया जो कोई नहीं कर सकता था। तो ये सब काम ईश्वर की मर्जी से हुआ, माध्यम उन्होंने मुझे बनाया। लेकिन मुझे मन में प्रसन्नता है कि जो हमें जीवन मिला है वो किसी के काम आ सके। इसी तरह से धीरे धीरे हमारा अन्नपूर्णा सेवा न्यास बना। उसमें पहले प्रारंभिक रूप में कम सदस्य जुड़े और सेवा के काम प्रारंभ हुआ। कोरोना काल में भोजन वितरण हुआ, 9,000 परिवारों को राशन देने का काम किया। ऑक्सीजन चित्तौड़ से, छोटी साड़ी से लाकर यहाँ पर देने का काम किया। ऐसे सेवा के कार्य करते करते एक कारवा बनता गया।
और अन्नपूर्णा सेवा न्यास प्रारंभ हुआ। और कोरोना के दौरान जो जिला चिकित्सालय में मैं प्रतिदिन जाता था, सभी अस्पतालों में जाता था, लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि मुझे कोरोना नहीं हुआ और सेवा करी। तो उस समय जो लगा, जो कमी महसूस हुई कि जिला चिकित्सालय में किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ की तकलीफ़ें हैं, तो हमने भोजन का रथ प्रारंभ किया। मात्र 15 रुपये में विभिन्न स्थानों पर हमारी गाड़ी जाती है और पेशेंट के साथ जो अटेंडर आते हैं उनको भोजन कराने का काम करती है। लगभग 5.5 साल इस भोजन रथ को चलते हुए हो गए। और बड़ी बात यह है कि एक भी दिन ये भोजन का रथ बंद नहीं हुआ। और उसमें जो सेवा देने वाले लोग हैं वो अद्भुत है साहब, उनका जीवन, जिन्होंने शुरू दिन से सेवा देना प्रारंभ करी और आज भी सेवा दे रहे हैं। नियमित समय पर गाड़ी पर पहुंचते हैं, अगर किसी का कोई काम आता है तो दूसरा आ जाता है। बहुत अच्छा अपने आप में एक व्यवस्था है। और 400 मेंबर हैं, 1000 रुपये सालाना देते हैं। और हमारा एक मेडिकल स्टोर है जिसके अंदर लागत मूल्य पर दवाई देने का काम होता है। वहाँ पे अभी तक लगभग कोई संख्या बताऊँ तो लाखों लोग दवाई ले चुके हैं और कितने ही रुपए का उन लोगों को लाभ हो चुका है। अस्पताल हैं जिसमें प्रतिदिन 15 से 20-25 पेशेंट रोज आते हैं, मात्र 80 रुपये में अपना इलाज कराते हैं। समय समय पर बड़े चिकित्सक, विशेषज्ञ चिकित्सकों को निमट लाकर नीमच की जनता को निःशुल्क परामर्श देने का काम करते हैं। अभी हमने एक्यूप्रेशर का 40 दिवसीय एक कैंप लगाया था, अनेक लोगों ने उस कैंप का लाभ लिया। हमने एक गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया था पिछले वर्ष, जिसमें आदिवासी बहनें थी, अनुसूचित जाति की बहनें थी, हर वर्ग को शामिल किया था। और एक अद्भुत दृश्य था जब हमारे जिनका विवाह होने वाली जो गरीब बहनें थी उनको बग्गी के अंदर, जब नीमच शहर के अंदर भव्य उनकी शोभा यात्रा निकली, उनका जुलूस निकला, तो एक अद्भुत दृश्य था देखने को। और मन में सुकून भी था कि किस तरह से वो 11 जोड़ों का विवाह हुआ। और अभी आपको बताना चाहता हूँ कि 29 अप्रैल को पुनः हम 15 से लेकर 20 जोड़ों का सामूहिक विवाह करने जा रहे हैं। और हमारे क्षेत्र के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज को मदद करने वाले हैं, धानुका जी और उनका जो ट्रस्ट है सती रानी दादी मंदिर ट्रस्ट बगाना और नानी बाई का मायरा और अन्नपूर्णा सेवा न्यास के माध्यम से पुनः हमारी बहनों का सामूहिक विवाह होगा और पूरा नीमच उसका साक्षी बनेगा। सर, आपकी जो सामाजिक सेवा से लगातार अभी हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो क्या ये राजनीति से जुड़ी हुई है या राजनीति का विस्तार माना जा सकता है कि सामाजिक सेवा अलग? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी में भी हमको सिखाया जाता है कि सेवा करो, किसी के कोई कठिनाई हो तो उसकी मदद करना, वो चाहे किसी भी प्रकार की हो, चाहे उसको सरकार का अगर कहीं फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है तो उसको फ़ायदा पहुँचाना, उसको उस योजना के बारे में बताना और कैसे गरीब का कल्याण हो, ज़रूरतमंद की कैसे ज़रूरतें पूरी की सके, हम संगठन में सिखाते हैं। लेकिन ये जो अन्नपूर्णा सेवा न्यास का जो सेवा के जो प्रकल्प है ये गैर राजनीतिक है और आपने मुझे बुलाया तो मैं आपके बीच आया हूँ और ये सारा विषय रखा है मैंने। और इस विषय को रखने के पीछे का मकसद भी होता है कि इन सेवा प्रकल्पों की जानकारी जनता तक पहुँचे तो इनका लाभ ले सके। अभी हाल ही में हमने पिछले वर्ष भी हमने सिविल अस्पताल में कंबल रखे थे, जो जितने भी ठंड के दौरान जितने पेशेंट आते हैं उनके अटेंडरों को कंबल देने का काम किया था। इस वर्ष हमने कंबल के साथ साथ वहाँ पर गद्दे भी रखे ताकि कंबल और गद्दे दोनों उनको मिल जाएं तो ठंड में उनको ठंड न लगे, आराम से नींद निकाल सकें। उनकी सुविधाएं निःशुल्क हमने रखी है। अभी नया प्रकल्प हमने चालू किया है अन्नपूर्णा सबलम केंद्र, जहाँ पर ऐसे उपकरण रखे हुए हैं जो मानव के सहायक उपकरण हैं। मानव सहायक उपकरण बैंक है एक तरह का, जिसमें हमारे पास 5 ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेटर मशीनें हैं, 10 हमारे पास ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, पलंग हैं, फोल्डिंग पलंग हैं, एयर के गद्दे हैं, दूसरे के सर्जिकल गद्दे हैं, ऐसे बहुत सारे निबुलाइजर हैं, वेपोराइजर हैं, सक्शन मशीन है, बाईपेप मशीन है,
जो अस्पतालों में जिन लोगों की छुट्टी होकर घर भेज देते हैं, उन लोगों को इन उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। किसी की दुर्घटना हो गई, उसको 15 दिन के लिए वॉकर की ज़रूरत है, तो क्यों अनावश्यक पैसा खर्च करें, वो वॉकर अन्नपूर्णा सेवा न्यास से लेके जाए। ऐसे सारे उपकरण जनता की सुविधा के लिए, जनता का पैसा बचाने के लिए हमने रखे हुए हैं, जो कुछ दिनों तक, सीमित दिनों तक निःशुल्क व्यवस्था है। अगर आप लंबे समय तक उस योजना का उपयोग करते हैं तो कुछ खर्चा, कुछ चार्जेस आपको देना पड़ते हैं, ताकि वहाँ का संचालन भी करने में सुविधा हो। तो ऐसे नियमित हमारे सेवा के प्रकल्प चलते रहते हैं, जिनका प्रचार प्रसार व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए नहीं होता है। भाई साहब, राजनीति पे बात हुई, सेवाओं पे बात हुई, अब भविष्य की रणनीति पे अपन एक बार चर्चा करेंगे। जो आने वाले नगर पालिका या विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो उसमें आपकी भूमिका किस तरह की हो सकती है? देखिए, मैं संगठन का लंबे समय से काम कर रहा हूँ। विधानसभा चुनाव आया, दिलीप सिंह जी परिहार साहब को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि जितने समय चुनाव चला, मैं पूरे समय कार्यालय पर रहा, पूरा तन मन से मैंने पार्टी का, संगठन का काम किया। लोकसभा के चुनाव आए, माननीय सुधीर गुप्ता जी उम्मीदवार थे, पूरे समय देकर पार्टी को जिताने के लिए खर्च किया। और पार्टी जो जो जवाबदारी देती है, मैं उसको ईमानदारी और निष्ठा से पूरा करता हूँ, पूरा तल्लीन होकर और उस काम को 100% पूरा करने की कोशिश करता हूँ। तो पार्टी जो काम देगी वो करूँगा। वैसे अगर मान लीजिए कि आने वाले समय में जो है कोई बड़ा दायित्व पार्टी हाईकमान आपको देती है, तो किस तरीके से तैयार है आप उस चीज़ के लिए? देखिए, ईश्वर की कृपा है और मुझे लगता है कि अभी तक संगठन ने जो मेरे ऊपर भरोसा जताया, जो काम दिया, उसमें मैं सफल रहा। और अगर पार्टी कोई भी काम देगी तो उसको हम पूरा करेंगे। वैसे नीमच में जो विकास अब तक होता है आपके कार्यकाल में, वर्तमान नगर पालिका के कार्यकाल में जो विकास होता है, कोई ऐसे 5 संकल्प जो भविष्य में नीमच शहर के और जो है खूबसूरती लाए, आप इस टाइप से कुछ ऐसा सोचा हो आपने? देखिए, हमने वात्सल्य भवन बनाया, टाउन हॉल बनाया, और उस समय रेलवे अंडरब्रिज की बहुत ज़रूरत थी बघाना की। तो मध्य प्रदेश का ही नहीं, पूरा देश का ऐसा अंडरब्रिज हमने बनाया जिसमें पैसा नगर पालिका ने दिया पूरा, और रेलवे ने उसको बनाया। इस तरह का कहीं पर भी देखने का उदाहरण नहीं मिलेगा कि नगर पालिकाएँ अंडरब्रिज बनाएगी, लेकिन नीमच में नगर पालिका ने अंडरब्रिज बनाया। सामान्य घटना नहीं है, बड़ी घटना है। लेकिन मेरा वर्तमान समय में जो जनप्रतिनिधि हैं, उन सबसे विनम्र आग्रह है कि जैसे छोटी छोटी बातें हैं, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, उनको संज्ञान में लाकर उनको पूरा करने का जवाबदारी निभाना पड़ेगी। यदि अंडरब्रिज है, पानी भरा है, तो वहाँ पर एक पंप लगा हुआ है। पंप इतना बड़ा हार्स पावर का है कि 3 मिनट 4 मिनट में वो सारा पानी नाले में बह सकता है, पानी खत्म हो सकता है, जनता की समस्या खत्म हो सकती है। करना पड़ेगा, उसको स्वभाव में लाना पड़ेगा, तो ही जो काम किए हैं उनको सफलता की ओर ले जा सकते हैं। टाउन हॉल है तो एक समय बाद वो मेंटेनेंस मांगेगा, उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा। स्टेडियम में पेविलियन बनाया, हाई मास्क लगाया, तो हाई मास्क को चालू करना पड़ेगा। तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, कोई बड़ा विषय नहीं है, और उनको पूरा किया जा सकता है आसानी से। और मैं समझता हूँ कि वर्तमान समय में हमारी नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा जी अच्छा काम कर रही है, और आगे भी अच्छा काम होगा। आज के विकास को देखते हुए अगले 5 सालों का विजन क्या हो सकता है? नीमच किस तरीके से देखा जा सकता है? देखिए, नीमच बढ़ रहा है तेजी से, नीमच की जनसंख्या बढ़ रही है, नीमच में वाहनों की संख्या बढ़ रही है। तो हमने उस समय भी पार्किंग के लिए एक कठोर निर्णय लेते हुए जो टेगोर मार्ग की गुमटियाँ थी उनको हटाया था, पार्किंग करा था। प्राइवेट बस स्टैंड जो जहाँ पर पाँव रखना भी मुश्किल था, वहाँ पर हमने सारी गुमटियों को हटाया, उनको व्यवस्थित किया, और आज मंदसौर से और रतलाम से भी बड़ा प्राइवेट बस स्टैंड हमारा है। तो इस तरह के जो पार्किंग की व्यवस्था है नीमच में ज़रूरत है। कुछ चौराहों पर
हमने सिग्नल लगाया था सब्जी मंडी चौराहे पर, ऐसे 1-2 चौराहों पर और लगना चाहिए और यातायात ट्रैफिक को कंट्रोल होना चाहिए। दूसरे गार्डन जितने भी बने हैं हमारे, उनका मेंटेनेंस लगातार चलता रहना चाहिए। और तीसरा एक जो मेरे मन में भाव था कि जो हमारा एसटीपी प्लांट है प्राइवेट बस स्टैंड पे, जो पूरे गंदे पानी का वहाँ पर पहुँचता है सीवर लाइन के माध्यम से और वहाँ साफ होता है वो पानी, तो एक पाइपलाइन हमने डालने का मैंने प्रावधान किया था एसटीपी प्लांट से ग्वालटोली तालाब पर, ताकि वो तालाब का पानी का लेवल 12 महीने एक जैसा रह सके और तालाब हमेशा भरा रह सके। वो काम मेरे कार्यकाल पूर्ण होने के बाद नहीं हो पाया। अगर आपके माध्यम से अगर मुझे कोई सुनेगा और कोई जनप्रतिनिधि इस बात को आगे बढ़ाना चाहता है तो एसटीपी प्लांट से एक पाइपलाइन ग्वालटोली तालाब तक डाली जाए, ताकि उस तालाब का पानी का मेंटेनेंस सदा के लिए एक जैसा रहे, एक जैसा तालाब भरा रहे और भरे रहने से आसपास के जल स्तर में भी वृद्धि होगी। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं जो करने के लिए आवश्यकता है। और अब हमने तत्कालीन समय में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार एक बहुत बड़ा काम करने जा रही है हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, जो आम आदमी की ज़रूरत है। डोम का निर्माण कर रही है, चद्दर शेड लगा रही है जगह जगह पे। विधायक जी ने और सांसद जी ने अभी नीमच में और कई ग्रामीण में, हर ग्राम पंचायत में डोम लग रहे हैं, जिसमें 3-4-5 हज़ार आदमियों का भोजन हो जाए, कोई कथा हो जाए, किसी के कोई कार्यक्रम हो जाए, बरसात में टेंट का खर्चा न लगे, सारी सुविधाएं डोम के अंदर हो जाती है। ये कल्पना हमने 2018 के अंदर करी थी नगर पालिका के माध्यम से, और तत्कालीन समय में हम दशहरा मैदान में 5000 लोगों के बैठने का डोम बनाना चाहते थे। उसका वर्क ऑर्डर टेंडर किया, लेकिन दशहरा मैदान में कुछ लोगों का कहना था कि मैदान छोटा होगा, तो हमने उसका स्थान परिवर्तन करके बंगला नंबर 60 में वो डोम को काम प्रारंभ किया और एक पिंथ लेवल तक वो डोम बन चुका है। खाली ऊपर के चद्दर लगना शेष बचे हैं। तो अगर वो डोम बनता है तो नीमच में जितने सार्वजनिक काम होते हैं, चाहे उठावने का हो, चाहे मांगलिक काम हो, वो डोम में हो सकता है और कई रुपए गरीब आदमी के, मध्यम वर्गीय परिवार के बच सकते हैं। कुछ वैसा 2 या 3 सवाल और हैं मेरे। पूछना चाहूँगा वैसे कि क्या आपको लगता है कि कभी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर जो है जानबूझकर आपको रोका गया हो कहीं से? इसका जवाब तो मैं क्या दूंगा, इसका जवाब तो हो ही देंगे जिन लोगों ने रोका होगा। तो यदि पार्टी टिकट नहीं देती तो क्या संगठन में ही रहकर आप काम करना चाहेंगे? हाँ, तो पार्टी टिकट दे न दे, और कोई, मैं भारतीय जनता पार्टी हमारा ऐसा संगठन में कि कोई भी व्यक्ति टिकट के लिए पार्टी में नहीं आता है, वो संगठन के लिए काम करता है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन देश के लिए काम करता है। वैसे क्या नीमच जो है भाजपा में अंदरूनी खींचतान जो है वो नीमच के विकास को प्रभावित कर रही है, ऐसा लगता है कुछ? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि विकास में कोई बाधा बनता होगा। हो सकता है कि किसी काम को लेके, किसी विषय को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन विकास का कार्य रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं करता है, क्योंकि अगर कोई भी विकास होता है तो उसका लाभ संगठन को मिलता है, जो चुनाव लड़ता उसको भी लाभ मिलता है। तो हर कार्यकर्ता, हर जनप्रतिनिधि ये चाहेगा कि विकास के काम अधिक से अधिक हो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो ये थे हमारे साथ नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राकेश जी जैन, जिन्होंने अपने राजनीतिक सफर के बारे में जानकारी दी, नीमच शहर के विकास को लेकर जानकारी दी, क्या योजनाएं इनके कार्यकाल में चली थी उनको लेकर जो है उन्होंने जानकारी दी, साथ ही जो भविष्य में वो किस तरीके से नीमच को देखना चाहते हैं इस बारे में भी उन्होंने बताया। तो जनता की चौपाल नेताजी से सीधे सवाल कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए सिटी हलचल।